नमस्कार दोस्तों। क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम का पनिशमेंट्स के साथ क्या रिलेशन है? अगर कहीं पे क्राइम हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग पनिशमेंट तो होनी ही चाहिए। क्या कोई पनिशमेंट थ्योरी है इसके करस्पॉन्डिंग? एंड टाइप ऑफ पनिशमेंट, जो कि इंडियन पिनल कोड में टाइप ऑफ पनिशमेंट है चैप्टर 3, जहाँ पे हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पनिशमेंट डिफाइन की गई हैं, किस बेसिस पर उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें। इस चैनल में सारी कंटेंट काफ़ी वेरीफाइड तरीके से और समय समय पर काफ़ी अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, बताए जाते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप AIB का एग्ज़ाम देने वाले हैं, AIB का एग्ज़ाम दे चुके हैं, रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, उन सभी के लिए इस चैनल में काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दी जाती हैं। चाहे आपकी लीगल प्रैक्टिस से करस्पॉन्डिंग हो, लीगल ड्राफ्टिंग के करस्पॉन्डिंग हो या फिर लॉ के सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। आज हम अपनी इस लेक्चर सीरीज़ में इंडियन पिनल कोड के लेक्चर 2 में पनिशमेंट थ्योरीज़ को बताने वाले हैं। तो पनिशमेंट थ्योरी जो है उसमें डिटेल में हम डिस्कस करते हैं पनिशमेंट थ्योरी के बारे में। क्या है पनिशमेंट थ्योरी? तो सबसे पहले हम पनिशमेंट थ्योरी की डिटेल लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है पनिशमेंट थ्योरी की। सो वी हैव डिस्कस 5 काइंड ऑफ पनिशमेंट थ्योरीज। सबसे पहली थ्योरी जो है दैट इज रेट्रीब्यूशन थ्योरी। दूसरी थ्योरी हम पढ़ेंगे डेटरेंट थ्योरी। थर्ड इज प्रिवेंटिंग थ्योरी। फोर्थ वन इज कंपनसेटरी थ्योरी। एंड फिफ्थ वन इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी। तो यहाँ पर रेट्रीब्यूशन की थ्योरी की बात करें अगर हम, तो सबसे पहली जो थ्योरी हमने बताई रेट्रीब्यूशन थ्योरी, इसका मतलब है, इसका लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड जो है इसका मतलब होता है टू पे बैक। ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है टू पे बैक। यानी कि अगर आम बोलचाल की भाषा में बोले तो आंख के बदले आंख। विक्टिम को मोरल जस्टिस मिलना चाहिए, चाहे वो जैसे मिले, उसका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो सामने वाले पार्टी को उतना ही पेन देगा जितना उसे हुआ है एक्चुअल में। इसलिए इस थ्योरी को वेनिजेंस भी बोलते हैं। वेनिजेंस मतलब बदला, यानी कि विक्टिम को लगे कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है तो या तो वो खुद बदला लेगा, तो या तो पर्सनल वेंगेंस करेगा ये, और या फिर दो तरीके, या तो पर्सनल जाएगा अगर उसे लगा है
कि किसी ने उसको, सामने वाले ने एक ईंट सर में दे के मारी है, तो दूसरे वाले का जब तक खोपड़ी नहीं तोड़ देगा तब तक उसको नहीं सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि उसके साथ न्याय हुआ है, वो मोरल सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिलेगा। तो इसको वेनिगेंस थ्योरी बोलते हैं, टू पे बैक, या फिर रेट्रीब्यूशन थ्योरी बोलते हैं। दूसरा वो ये क्या करेगा, चुप साथ अगर वो कमज़ोर पड़ गया और तो लैक ऑफ ट्रस्ट, वो प्रशासन जो है, जो सरकार है, उस पर भरोसा नहीं करेगा और कुछ नहीं बोलेगा। उसे लगेगा कि वो तो प्रताड़ित हो गया तो हो गया, अब किसी से बोलने से क्या फ़ायदा, उसका तो मजाक ही उड़ेगा। तो इससे जो है, जो सत्ता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट एक्चुअल में गवर्नेंस है, और गवर्नेंस का मतलब है कि आपको पूरी तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, दिस इज़ फॉर यू ओनली एंड चूजन बाय द पीपल। सो वो क्या करेगा, अगर इस तरह का न्याय चलेगा तो लोगों के मन में एक भय बैठ जाएगा, और वो जो है या तो पर्सनली अगर वो शक्तिशाली है तो दूसरे वाले से रिवेंज ले लेगा, और या फिर वो सरकार पे या डेमोक्रेसी पे या जो भी सत्ता है उस पर विश्वास नहीं करेगा और चुप्पी मार के बैठ जाएगा। लैक ऑफ ट्रस्ट हुआ यहाँ पे। तो दोनों ही केस में समाज में बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैलेगी, और ये बिल्कुल भी गांधी जी की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको 100 में 0 मार्क्स दिए जाते हैं। दूसरी है डेटरेंट थ्योरी। डेटरेंट थ्योरी क्या कहती है? डेटरेंट थ्योरी कहती है कि जो कानून है वो सज़ा देगा, जिससे कि ऐसी सज़ा मिलेगी जिससे कि दोबारा वो क्राइम करने की आप हिम्मत ना करो। जैसे कि स्टॉपिंग फॉर फर्दर क्राइम, कि ऐसी सज़ा मिलेगी जिससे आप फर्दर कोई क्राइम ना करो। स्टॉपिंग फर्दर क्राइम। एग्जाम्पल सेट करना, यानी कि इतना डरा दो कि क्राइम वो करने की हिम्मत दोबारा ना करे, तो इसको डेटरेंट कहते हैं। यानी कि डेटर कर देना, डरा देना इतना जिससे कि सामने वाला व्यक्ति दोबारा वो ऑफेंस करने की हिम्मत ना करे। तीसरी थ्योरी प्रिवेंटिव थ्योरी है। प्रिवेंटिव थ्योरी में क्या है? प्रिवेंटिव थ्योरी में क्या है? ऐसा कि व्यक्ति को इतनी मतलब उसको कन्फाइन कर देना, या तो सिंपल या तो रेगरस इम्प्रिजनमेंट कर देना, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देना, या फिर उसको बिल्कुल हमेशा के लिए डिसेबल कर देना, डेथ पेनाल्टी दे देना, जिससे कि वो फर्दर कोई क्राइम कर ही ना पाए। यानी कि अगर जेल में रहेगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में रहेगा, तो कैसे दोबारा क्राइम करेगा? तो प्रिवेंटिंग ऑफेंडर, जो भी ऑफेंडर है उसको फर्दर क्राइम कमिट करने से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए उसको या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया या डेथ पेनाल्टी दे दी जाए, ताकि वो डिसेबलमेंट ऑफ द क्राइम हो जाए। डिसेबलमेंट थ्योरी भी इसको कहते हैं, प्रिवेंटिव थ्योरी बोलते हैं इसको। फिर चौथी है कंपनसेटरी थ्योरी। ऑफेंडर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है तो कंपनसेट करेगा। कंपनसेट, या फिर जैसे कि कोई स्टेट है, जैसे बिल्किस बानो के केस में हुआ था कि स्टेट का फेलियर था, तो स्टेट कंपनसेट करेगा उसके लिए। तो ये से हम कंपनसेटरी थ्योरी भी बोलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है वो हमारे इंडियन कल्चर पे फिट बैठती है। हमारे इंडियन कल्चर में ये कहा गया है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। वो सर्कमस्टांसेस देखो कई सारे अपराधी होते हैं। एक तो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं उनके लिए, और दूसरे होते हैं जो फर्स्ट टाइम क्राइम करते हैं। जो फर्स्ट टाइम क्राइम करते हैं, न्यायालय उनके साथ थोड़ी सी दया बरतता है, इसलिए क्योंकि उनके सुधरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि सिचुएशन होती है, मान लो कोई भूख से मर रहा है, अब उसको खाना नहीं मिल रहा है, सामने वाले के पास कुछ काफ़ी मदद मांगने के बाद भी उसको खाना नहीं मिला। अब वो या तो खाना खाए बगैर मर जाएगा, या तो उसको किसी से छीन के खाएगा। तो वो सामने जो भी दिखेगा उससे छीन लेगा और खाएगा, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बना है। तो फिर या तो इसमें ये देखा जाए कि क्या इस तरह के जो, फिर उसको एक तरह से उसकी आदत पड़ जाएगी छीन के खाने की, क्योंकि ऐसे मांगने से तो मिल नहीं रहा है। तो इस तरह से देखा जाएगा, जब वो कभी संज्ञान में आएगा, कानून की नज़र में आएगा, तो देखा जाएगा क्या इसको एजुकेट करने से, या फिर इसको काम मिल जाए जिससे कि ये काम करे और अब इसको अपना पेट भरने लायक ये कमा ले। तो इस वजह से इसको क्या, इसका रिफॉर्म किया जा सकता है, तो उसको रिफॉर्मेटिव थ्योरी बोलते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि क्राइम से
घृणा करो, क्रिमिनल से नहीं। इन्हीं 3-4 थ्योरी के बेसिस पे जो हमारा इंडियन पिनल कोड है उसका सेक्शन 53 है जो टाइप ऑफ पनिशमेंट की बात करता है। तो हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं सेक्शन 53 से लेकर 75 तक। यहाँ पर चैप्टर 3 से 53 से 75 तक हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें काइंड ऑफ पनिशमेंट है क्राइम और पनिशमेंट के बीच में, यानी कि अगर जो क्राइम हुआ है तो क्राइम कितना बड़ा क्राइम हुआ है, उसका क्या प्रपोर्शन निकल के आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू पनिशमेंट। दैट इज आवर सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी। हमारे आईपीसी के सेक्शन 53 में क्राइम और पनिशमेंट के बीच में जो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, जो प्रोपोर्शन है, वो जो निकल के आता है वो कितना है। जैसे कितना क्राइम किया, कम क्राइम किया, ज़्यादा क्राइम किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या पनिशमेंट क्या होनी चाहिए। अगर कोई भी सज़ा देनी है तो देने से पहले इसमें मेनली 3 फैक्टर काम करते हैं। और वो कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए कि क्राइम की क्या सीरियसनेस है, यानी कि इसका लेवल क्या है क्राइम का। एक तरह से सीरियसनेस और लेवल ऑफ क्राइम, क्राइम कितना बड़ा है, क्राइम का क्या लेवल है, पहले तो ये देखा जाएगा। ठीक है। नंबर 2, ग्रेविटी ऑफ द क्राइम। ठीक है। नंबर 3, इम्पैक्ट क्या हो रहा है उसका जनरल पब्लिक पे, इम्पैक्ट ऑन पीपल्स, जो लोग हैं उन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये 3 फैक्टर हैं जिस पे उस क्राइम की पनिशमेंट होनी चाहिए, जिससे उस क्राइम की पनिशमेंट डिपेंड करती है। तो अब हम सेक्शन 53 की जो टाइप ऑफ पनिशमेंट है इसको देख लेते हैं। सेक्शन 53 में जो टाइप ऑफ पनिशमेंट है वो डिफाइन की गई है सेक्शन 53, दैट इज बेसिकली टाइप ऑफ पनिशमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो डेथ पनिशमेंट दी है उसके बारे में। नंबर 2 है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। चैप्टर 3 जो है ये एक टाइप ऑफ पनिशमेंट से लेकर है और कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट, यानी इन्हीं पनिशमेंट को घटाने को लेकर के है। और अगर पनिशमेंट है और साथ में जैसे फाइन भी है, तो फाइन नहीं दिया तो उसकी डिफ़ॉल्ट पनिशमेंट कितनी होगी इसके बारे में है। तो एक मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया दे दिया है चैप्टर का, कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें माइंड से समझिए। और इसमें इसके साथ साथ अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका तरीका मैं समझाऊंगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास। ठीक है। डेथ पनिशमेंट है, आजीवन कारावास है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। अब देखो ये दो तो हो गई रिग्रेस, बिल्कुल मतलब हाई लेवल पनिशमेंट, जो कि कैपिटल पनिशमेंट जिसे हम बोलते हैं। अब देखो कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है। कैपिटल पनिशमेंट वो पनिशमेंट होती है जिसके लिए सरकार जो होती है उसकी कंसेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको कैपिटल पनिशमेंट बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद जो इम्प्रिजनमेंट आ जाती है, ये 2 तरीके की इम्प्रिजनमेंट होती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। तो ये जो इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये हमेशा किस कैटेगरी में फॉल करेगी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की कैटेगरी में फॉल करेगी हमेशा। इसके बाद इम्प्रिजनमेंट के बाद चौथा आ जाता है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति को कुर्क कर देना। एंड 5वां आ जाता है आपका फाइन, फाइन के बारे में। ठीक है। तो फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डेथ सेंटेंस की। तो डेथ सेंटेंस जैसे कि कब दी जाती है डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस के बारे में अगर हम और डिटेल में बात करें तो जितना भी ये ऑफेंस जब भी दिया है, डेथ सेंटेंस हमेशा किस ऑफेंस से रिलेटेड दी गई, मेजर डेथ सेंटेंसेस का ऑफेंस हमेशा बहुत ज़्यादा ग्रेव नेचर का ऑफेंस होगा, यानी कि एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें आपने उसके अलावा मतलब काफ़ी ग्रेव ऑफेंसेस हैं, उसके केस में डेथ पनिशमेंट दी जाती है। अगर मेजर बात करें तो मेजर डेथ सेंटेंस कहाँ कहाँ पर दी गई हैं, किस सेक्शन में दी जाती है, तो 121 से लेकर 130 ये मेजर डेथ सेंटेंस है। 121 से लेकर 130 में
स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस अगर है तो डेथ सेंटेंस देगा। जो स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस है वो कौन सी चैप्टर मिलेगा? चैप्टर 6 में। और इसकी रेंज क्या है? 121 से लेके 130 तक। इसमें जो कुछ है, कुछ अपराध जो स्टेट के अगेंस्ट हैं वो ऐसे अपराध है जो अक्षम्य अपराध हैं, बताऊंगा आगे, उनमें डेथ सेंटेंसेस दी जाती है। चैप्टर 16, ठीक है, चैप्टर 16 है और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 291 से लेके 377। यहाँ पे बॉडी के अगेंस्ट अपराध हैं, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी। देखो अगर आईपीसी में आपको पूरी आईपीसी में सबसे ज़्यादा सेक्शन यूज़ करने वाले मिलेंगे तो सबसे ज़्यादा जो सेक्शन मिलेंगे वो ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी। आईपीसी में अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो आप जानते होंगे कि बॉडी से रिलेटेड ऑफेंस और प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस सबसे ज़्यादा इनके केसेस आते हैं। तो ये तो रेंज आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए जुबान पे, ठीक है। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस हैं जहाँ पे मेजर डेथ सेंटेंसेस आपको मिलेंगी 378 से लेकर के 462 तक प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस है, वहाँ पर डेथ सेंटेंसेस की बात आपको मिलेगी चैप्टर 17 में। चैप्टर 6, चैप्टर 16 और चैप्टर 17। चैप्टर 6 की रेंज है जो 121 से लेकर 130 सेक्शन है, 291 से लेकर 377 है ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस हैं, और 378 से लेकर 462 जो है वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस है चैप्टर 17। वहाँ पे डेथ सेंटेंसेस की बात आपको मिलेगी। अब देखो डेथ सेंटेंसेस में मेजर डेथ सेंटेंसेस के जो सेक्शंस हैं वो सबसे पहले बता देता हूँ कौन कौन से सेक्शन है जहाँ पे मेजर डेथ सेंटेंसेस मिलती है। 121 सेक्शन है, 132 सेक्शन है, 194 सेक्शन है, 302 दफा 302, 305। तो ये 302 305 किस में? बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंसेस में आ रहा है। 121 किस में आ रहा है? तुम्हारा स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस में आ रहा है, ठीक है। एक दो सेक्शन है अलग से, 305 307 यहाँ पर मेजर डेथ सेंटेंस देखने को मिलेगी। देन 376 ए, 376 डी, यहाँ पे डेथ सेंटेंसेस मिलेंगे आपको, एंड 376 ई यहाँ पर। इसके बाद प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस जो चैप्टर 17 है वहाँ पे कहाँ पे डेथ सेंटेंसेस मिलेगा? 376 396 में। ये मेजर डेथ सेंटेंसेस हैं जहाँ पर डेथ सेंटेंसेस दी जाती है। अब इस डेथ सेंटेंसेस की जो एक्सेप्शंस हैं, यानी कि ये आपको समझ में आ गया। आप ये टेबलर फॉर्मेट में नोट भी कर सकते हो कहाँ पे किस चैप्टर में मेजर डेथ सेंटेंसेस दिए गए हैं। जो ये सेक्शन मैंने बताया इनको फर्दर मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप भी ये जान लीजिए कि ये सेक्शन दिए हैं जहाँ पे मेजर डेथ सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेगी। अब इसकी सीआरपीसी में अगर लिंकिंग है या बाकी कानून में लिंकिंग है वो कहाँ पे है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले जो यहाँ पे एग्जेम्पशंस हैं डेथ सेंटेंसेस की, वहाँ पे कहाँ पे एग्जेम्पशंस इसकी दी गई है? तो जुवेनाइल जस्टिस जो है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसका, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 21, जहाँ पर जो कोई बच्चा है जो 16 साल के कम उम्र का है और उसको नहीं पता है उस अपराध के बारे में कि वो किस टाइप का अपराध करने जा रहा है, या उसके इग्नोरेंस की वजह से या कुछ भी है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सेक्शन 21 में डिफाइंड है, तो वहाँ पर उसको जो है डेथ सेंटेंस से छूट मिलेगी, वो एक्सेप्शनल क्राइटेरिया में आ जाएगा। दूसरा एक फेमस केस है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड है विकृत मानसिकता का व्यक्ति है, अगर उसने कोई क्राइम कर दिया, डेथ सेंटेंस, ऐसा क्राइम किया जिसकी पनिशमेंट डेथ सेंटेंस है, तो उसको भी डेथ सेंटेंस से छूट मिलेगी। ये फेमस केस है शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये आपके डेथ सेंटेंसेस हैं, मेजर डेथ सेंटेंसेस हैं जहां पर, और उनके एक्सेप्शन हो गए, ठीक है।
अब इसमें जो है ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट की एक आती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के संबंध में जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है उसका जो केस है तुम्हारा, इसका जो सीआरपीसी में एक लिंकिंग है ये भी बता देता हूँ। ये सीआरपीसी में जो डेथ सेंटेंस दिया जाता है यहाँ पे, इसको एक्सेप्शन में नहीं लिखते हैं, कहीं नहीं तो तुम लोग गलती कर दोगे, कहोगे एक्सेप्शन बताया नहीं। यहाँ पे लिखते हैं कि जो मेजर डेथ सेंटेंसेस है इसका सीआरपीसी में 354(5) में यहाँ पे बताया गया कि हैंग टिल डेथ। ठीक है, तो इसकी सीआरपीसी में लिंकिंग सेक्शन कौन सा हो गया, 354(5) जहाँ पे लिखा हुआ है हैंग टिल डेथ। तो ये हो गए मेजर डेथ सेंटेंसेस। तो सेक्शन 53 है तुम्हारा जिसमें पनिशमेंट की बात की गई है। तो कितने टाइप के पनिशमेंट होगा, सबसे पहला पनिशमेंट जो रिगरस पनिशमेंट है, डेथ पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, देन इम्प्रिजनमेंट है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी है और फाइन। 1 2 3 4 5 तरह की 5 टाइप की पनिशमेंट की यहाँ पर हमने बात की है। ठीक है, और मैंने बताया कि इसका जो क्राइम के साथ क्या थ्योरी है पनिशमेंट की, वो पूरी थ्योरी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कुछ भी लॉ से रिलेटेड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और ये थ्योरी अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर कीजिएगा। सेक्शन 53 जो जनरल पनिशमेंट की बात करता है, सेक्शन 53 ट्रांसपोर्टेशन के मतलब को समझाया गया है इसमें। देखो ट्रांसपोर्टेशन जब ये एक्ट लागू नहीं हुआ था तो यहाँ इस एक्ट में अमेंडमेंट जो हुए थे 26 जो एक्ट था इससे पहले, उसमें जो था इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए ट्रांसपोर्टेशन टर्म का यूज़ किया गया था। तो जहाँ कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन शब्द यूज़ होगा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ का शब्द यूज़ होगा, वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ लिया जाएगा। और अदरवाइज ये शब्द जो ट्रांसपोर्टेशन है अगर किसी और मतलब के लिए यूज़ किया गया है तो वो मतलब जो है एक तरह से वाइड हो जाएगा। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का ऑफ लाइफ जो है इसका मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। जहाँ कहीं भी अगर और कहीं पे भी आप ट्रांसपोर्टेशन शब्द देखते हो जो कि एक्ट 26 ऑफ 1955 में, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन शब्द का मतलब है इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सेक्शन 53 समझ में आ गया। सेक्शन 53A में ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझ में आ गया। अब सेक्शन 54 में इन्हीं डेथ जो सेंटेंसेस हैं इसको जो है कम करने की बात की गई है। सेक्शन 54 में, सेक्शन 54 में किसकी बात की गई, सेंटेंसेस को कम करने की बात की गई है। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, मैंने क्या कहा इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसलिए इसको कवर कराना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कम्यूटेशन की बात की गई है सेक्शन 54 में, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो उस हिसाब से रिवीजन क्लास में जितना भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो सारा का सारा एकदम से कोई कंटेंट छोड़ा भी नहीं जाएगा और अच्छे से पढ़ाया भी जाएगा और आपको बोर ना महसूस हो, इसलिए थोड़ा फास्ट वे में भी चलेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन 54 अभी 54 कराना है। तो सेक्शन 54 में कम्यूटेशन की बात मिलेगी। कम्यूटेशन का मतलब होता है छोटा करना, लघुकरण। यानी कि डेथ सेंटेंस है या कोई और सेंटेंस हो उसके इसमें जो है ये सेक्शन 54 मेनली लघुकरण करने की बात कर रहा है डेथ सेंटेंसेस की, यानी कि मृत्यु दंड को कम करना। तो मृत्यु दंड को अगर कम किया जाएगा तो कौन कर सकता है, एप्रोप्रिएट, क्योंकि ये कैपिटल पनिशमेंट है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही, यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही इसको कम कर सकती है। और साथ ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम करेगी और इसमें ऑफेंडर की कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑफेंडर की कंसेंट नहीं ली जाएगी, ऑफेंडर की कंसेंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसका कुछ नियम है। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस फॉर डेथ सेंटेंस को कम्यूटेशन करना है, उसको कम करना है, मृत्युदंडों का लघुकरण करना है तो कौन करेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी और ऑफेंडर की कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है सेक्शन 54। अब सेक्शन 55 में आ जाओ। सेक्शन 55 में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ देखो ये भी रिगरस पनिशमेंट होती है। इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ पूरी ज़िंदगी आपको जेल में गुजारनी होती है, कोई टाइम पीरियड नहीं होता, आपको बुढ़ापे तक जेल में ही रखा जाता है। लेकिन अब जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है उस लाइफ इम्प्रिजनमेंट को रिगरस इम्प्रिजनमेंट में या सिंपल इम्प्रिजनमेंट में, जो भी इम्प्रिजनमेंट हो उसमें कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन 14 साल के बाद।
मैक्सिमम 14 साल के लिए, ठीक है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14 साल काट चुका है तो उसको जो है फिर उसका कम्यूटेशन किया जा सकता है। कौन करेगा? वही बात, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। यहाँ पे भी ऑफेंडर की कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें 55A है कि ये बात आप बार बार कह रहे हो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या मतलब है, ये 55A में समझाया गया है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का सीधा मतलब है कि अगर यूनियन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, अगर स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट होगी, दैट्स इट, ठीक है। फिर यहाँ पे 56 IPC से हटा दिया गया, ये अब सेक्शन देयर इज नो मोर, ये सेक्शन नहीं है हमारे पास, सेक्शन 56। और सेक्शन 57 जो है वो फ्रैक्शन की बात करता है, और फ्रैक्शन में अगर कहीं पर भी हमें इस फ्रैक्शन टर्म को यूज़, पनिशमेंट में फ्रैक्शनल टर्म को यूज़ करना पड़ेगा तो उसमें जो टर्म है वो 20 साल माना जाएगा। जैसे कोई अबेटमेंट किया तो उसके लिए सज़ा आधी हो जाएगी, तो 20 किसकी आधी होगी? 20 की आधी मानी जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि इसको जो है चैप्टर 23 के साथ पढ़ो, क्योंकि चैप्टर 23 में अबेटमेंट के साथ अबेटमेंट का है, सेक्शन 511 है जो कि अबेटमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, अटेम्प्ट करने के लिए, यानी कि कोई पनिशमेंट है, अगर उसका पनिशमेंट का अटेम्प्ट किया जाए, अबेटमेंट बोल रहा हूँ बार बार, अटेम्प्ट, कोई पनिशमेंट है और पनिशमेंट की अटेम्प्ट करी गई है, कमिटिंग पनिशमेंट, जैसे कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या अदर इम्प्रिजनमेंट है, तो एक जैसी सज़ा दे रखी है, तो इस टाइप की अगर कोई सज़ा है तो अगर एक जैसी अपराध किया तो सज़ा मिनिमम कभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ को अटेम्प्ट जहाँ पर होगी जो सबसे ज़्यादा होगी, जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में 20 साल का फ्रैक्शन मान लिया जाएगा और उसका अटेम्प्ट पे उसकी आधी सज़ा, यानी 20 का 1/2 कर दो तो 10 साल की सज़ा यहाँ पर दी जाएगी। तो ये अटेम्प्ट में फ्रैक्शन टर्म कितना लेना है, सेक्शन 57 बताया गया है। 58 सेक्शन तुम्हारा नहीं है, 59 सेक्शन तुम्हारा नहीं है। फिर 60 सेक्शन में सेंटेंसेस की बात की गई है कि रिग्रेस है, सिंपल है, और 1 पार्ट उसका रिग्रेस है और 1 पार्ट सिंपल है, तो उसमें कितनी सेंटेंस दी जाएगी, सेक्शन 60 में ये बताया गया है। फिर 63 से लेकर 60 के बाद देखो 61 और 62 सेक्शन नहीं है, फिर 63 से लेकर 70 तक है, उसमें ये बताया गया है कि जो पनिशमेंट है उस पनिशमेंट के साथ में फ़ाइन है, और अगर उस पनिशमेंट के साथ अगर इम्प्रिजनमेंट अगर हमने फ़ाइन को नहीं चुकाया है तो उसके बदले में इम्प्रिजनमेंट होगा। आप लोग बोलोगे बहुत तेज़ बहुत जल्दी बता रहे हो, तो इसलिए क्योंकि ये नेक्स्ट टर्म में पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग थोड़ा बहुत माइंड में रहेगा तब तक, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम पूरा कवर करेंगे। तो इसमें नेचर ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, जिसमें सबसे पहले हम सेक्शन 65 बताएंगे, फिर 67 बताएंगे। 65 में जैसे कि जुर्माना है और कारावास है। अगर जुर्माना और कारावास दोनों हैं और जुर्माना नहीं दिया गया है तो कारावास कितना दिया जाएगा, जो एक्सीड होगी पनिशमेंट वो कितनी होगी, अधिकतम कारावास जितना है, जितना कारावास डिफाइन किया गया है उस पनिशमेंट में दिया गया है उसका 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 65 कह रहा है अगर जुर्माना और कारावास दोनों हैं, तो अगर जुर्माना नहीं दिया गया है, फाइन नहीं चुकाया गया, तो जो अधिकतम कारावास है उसका 1/4 जो है वो कारावास की अवधि आपको एक्स्ट्रा गुजारनी होगी जेल में, ठीक है। अगर कोई अपराध है जिसके लिए खाली फाइन, देखो 65 और 67 दो साथ पढ़ा रहा हूँ, नेचर ऑफ पनिशमेंट, दंड की प्रकृति क्या है, और कारावास की अवधि कितनी होगी। तो इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है, जुर्माना प्लस कारावास है, और डिफ़ॉल्ट हो गया फाइन में, जुर्माना नहीं दिया गया, जुर्माना नहीं देना चाहता है, एक्यूज नहीं दे रहा है, तो उस केस में कारावास जो है अधिकतम कारावास का 1/4 बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अगर फाइन ओनली है तो 67 जो सेक्शन है वो क्या कह रहा है कि 50 रुपये तक का फ़ाइन है तो 2 साल 2 महीने का कारावास होगा। 51 से 100 रुपये तक का फ़ाइन है तो 4 महीने का कारावास होगा, और 100 रुपये से ज़्यादा का फ़ाइन है तो 6 महीने का कारावास होगा। तो ये तुम्हारा सिंपल इम्प्रिजनमेंट की बात करता है, फाइन ओनली की बात करता है। और ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट कहाँ दिखा है कि सेक्शन 30 ऑफ CRPC में इसकी लिंकिंग है।
सेक्शन 664 क्या कहता है? सेंटेंसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अगर फाइन पे नहीं किया गया तो उसकी इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस क्या होगी? फाइन में डिफॉल्ट कर दिया गया है तो इम्प्रिजनमेंट प्लस एडिशनल फाइन होगा। सेक्शन तो ये अब हम सेक्शन नेक्स्ट टाइम में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऐसे आप लोगों को समझ में आएगा नहीं काफ़ी जल्दी, तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। तो वैसे मैंने एक नॉर्मल तरीके से इम्प्रिजनमेंट इंस्टीड ऑफ फाइन बताया गया है कि 63 से लेकर 70 तक के सेक्शन है। आई होप आपको 60 तक के सेक्शन कवर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। कोई भी सेक्शन नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आप सारे वीडियोस अनकट देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।